कंफ्यूजन है सप्लाई के लिहाज से तो पूछ लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। ओके ओके ठीक है, हो गया। नुशा, सकीना, अशर, हमजा, अब्दुल अजीज, ठीक है, हरीम। ओके देन, हमें नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो क्या है, शिफ्ट एंड सप्लाई। शिफ्ट में आपको याद होगा, मैं वापस एक चीज लिख रहा हूँ, वो मैंने 2-4 बार डिमांड की वो भी बताई थी, मैं दोबारा यहाँ लिख दूँ। चेंज इन प्राइस से हम कहते हैं मूवमेंट आती है अलोंग द कर्व। केस 1 एंड केस 2 जो भी हमने देखा, मूवमेंट अलोंग द कर्व। आप इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर गए अलोंग द कर्व, ठीक है ना, अलोंग द सप्लाई कर्व आप मूव कर रहे हैं। यहाँ भी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप अलोंग द कर्व मूव कर गए। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज आया था। अगर फैक्टर्स में चेंज आएगा, चेंज इन फैक्टर्स, अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई हो जाएंगे क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई जब भी चेंज होंगे, there would be a shift in the supply curve, क्योंकि ability and willingness to sell चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको देखने के लिए पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, याद है कुछ? सप्लाई को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? सर वेदर कंडीशन, वेदर, टेक्निकल वेदर कंडीशंस, ठीक है, और टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ मशीन्स, मतलब मशीन कैसे चल रही है टेक्नोलॉजी, फर्म में। ठीक है, टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी। सर और कॉस्ट ऑफ यहाँ पे प्रोडक्शन, ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल चेंज इन द सही है, प्राइस ऑफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2-3 बता दिए उन्होंने, हम 2-3 लिख देते हैं। उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लूँ। सप्लाई और डिमांड में जो बेसिक फर्क आता है ना, जो बेसिक डिस्टिंक्शन है इन दो चीजों में, वो क्या है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिमांड, हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कंज्यूमर्स को क्या चीज इफेक्ट करेगी, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर को लग रहा है कोई चीज हराम है, कंज्यूमर कंज्यूमर हर चीज चल रही होती है, ठीक है ना। द सेम फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग डिमांड विल नॉट बी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये चीज क्लियर कर लें, ये चीज आप गलती करते हैं, आप करेंगे, मैं आपको फिर दिखाऊंगा आपने गलती की है। आप फैक्ट जब बात करेंगे हम आगे जाके इलास्टिसिटी की भी, तो भी आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट्स लिख रहे होंगे। इसीलिए इस चीज को अभी क्लियर कर लें, सप्लाई और डिमांड के जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है। जो फैक्टर डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेंगे। सप्लाई में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे करीम ने बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जितनी ज्यादा होगी, इसको मैं कर दूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही आप कम एबल टू सप्लाई होंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उस वजह से आपकी सप्लाई जो है वो कम होगी, शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो रही है, देन यू वुड बी एबल टू सप्लाई मोर। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में कितना बड़ा पॉइंट है ना। ये तो हमने पॉइंट नंबर 1 बना दिया, लेकिन इसी के हम सब पॉइंट्स बनाने जाएं तो बनाते रहें। मतलब ये इसके सब पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगी, इसमें रेंटल्स आ सैलरीज। जाएंगे, बिल्कुल वेजेस, सैलरी, सही है ना। सैलरी उसी को कर लेते हैं, वेजेस को अभी इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। रेंटल्स आ जाएंगे आपकी, यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। जो भी चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगी, जो भी चीज आपकी खर्चे बढ़ाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही इफेक्ट होगी, सप्लाई चेंज हो जाएगी। तो नंबर 1 फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई is the cost of production. Obviously every producer wants the cost to be as minimum as possible, as less as possible, ठीक है ना। अब वो चाहता है कॉस्ट कम से कम, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा। ये तो आपने अकाउंटिंग में देख लिया ना, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट बढ़ाने का क्या तरीका है, ब्रॉडली स्पीकिंग, या तो आप रेवेन्यू बढ़ाएं या आप कॉस्ट कम करें, दो ही तरीके ना। अभी तो
इस स्टेटमेंट को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो अभी के लिए हम बात करें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। वी वांट द कॉस्ट टू बी मिनिमम, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ज्यादा हम खुशी से सप्लाई कर सकते हैं। और कॉस्ट के अंदर जो फैक्टर्स हैं मैंने 2-3 लिखे हैं, यहाँ भी बेशुमार लिख सकते हैं हम। ये सारी चीजें जो कॉस्ट को अफेक्ट करेंगी वो सप्लाई को अफेक्ट करेंगी। ठीक हो गया। सिमिलरली नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्टिंग सप्लाई। ये अब इन पॉलिसीज के अंदर ना जो सब टॉपिक्स हैं वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो हमने पढ़ने हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेस आ जाता है। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है, टैक्स की बहुत सारी टाइप्स हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो सप्लाई इफेक्ट होती है। अच्छा, ये भी ना इनडायरेक्टली टैक्सेस जो है इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी स्टेटमेंट्स में आ रही होती है ना। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हो लेवल्स में उनको याद होगा, टैक्सेस हम कहाँ लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं ना। तो आपकी एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, और इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, इवेंचुअली सप्लाई कम होगी। या सिमिलरली अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होगी। तो अब इस टैक्सेस के ऊपर हम और बड़ी कहानी करेंगे, लेकिन टैक्सेस के साथ इसमें लेजिस्लेशन भी आ जाती है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है ये रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत गवर्नमेंट जो मॉनिटर करती है सप्लाई ऑफ गुड्स को। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोले कि तो जी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बढ़ रहे थे, और हमने कहा मेन फैक्टर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी वो सप्लाई को अफेक्ट करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने ब्रॉडली स्पीकिंग विल ऑब्वियसली अफेक्ट सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी इवन कि इस हद तक कि गवर्नमेंट बोले कि यार पाकिस्तान में जैसे अल्कोहल बेचना मना है, तो अल्कोहल की सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट है या कोई ब्लैक मार्केट चल रही है। कल गवर्नमेंट बोल दे भाई ओके है, आप भी थोड़ी बहुत बेच सकते हैं, सप्लाई तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट करती है सप्लाई ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स को। ठीक है, सिमिलरली अच्छा जब भी हम बात करते हैं सप्लाई की, तो हमने बात की फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पिछला जो स्टेप है ना, वो है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने अवेलेबल है। ठीक है ना। अच्छा, ये अवेलेबिलिटी नॉर्मली रिलाइज ऑन द कॉस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फैक्ट्री लगानी है और मैंने मिल्क पैक बेचना है, और फैक्ट्री मैं चाह रहा हूँ उसका आउटपुट बढ़े, तो सिंपल है मैं एक और फैक्ट्री लगा लूँ, आउटपुट डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और फैक्ट्री लगाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मतलब नॉर्मली जो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉस्ट पे ही डिपेंड करें। पाकिस्तान में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूटिलिटीज अवेलेबल ही नहीं होती, आप
बहुत सारी मशीनरी अवेलेबल नहीं होती जो आपको इम्पोर्ट करानी पड़ती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मशीनरीज इम्पोर्ट होती हैं बाहर से क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे तो आपको रिलाई करना है इम्पोर्ट्स पे। अगर इम्पोर्ट पे बैन लगा हुआ है, इम्पोर्ट नहीं हो सकती, तो आप आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे? बात समझ में आ रही? सप्लाई डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स नॉर्मली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, जो अफोर्डेबल है या नहीं वो आप देखते हैं। वही जो हमने अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल की बात की है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉस्ट तक लिमिटेड हो। ठीक है, जैसे कुछ अब अगर हम बात करें कि सऊदीया में फॉर एग्जांपल, तो सऊदीया में ऑयल जो है वो अबेंडेंस में अवेलेबल है। ठीक है ना, जो हमारा क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल वहाँ पे अवेलेबल इतना ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई जो है वो बड़ी सुकून से हो रही है। जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं या जो भी डिपेंड करते हैं ऑयल पे, तो खैर हर चीज़ डिपेंड करती है। पाकिस्तान में उतना ऑयल अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड ऑयल अवेलेबल है, गैस अवेलेबल नहीं है, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, फैक्ट्रीज तक भी वो गैस से बिजली नहीं पहुंच रही, तो उनके पास भी वो अवेलेबिलिटी नहीं है फैक्टर्स की। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, सप्लाई उतनी आराम से आप बढ़ा सकते हैं। जितनी कम अवेलेबिलिटी होगी ऑब्वियसली सप्लाई उतनी लिमिटेड होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा और किसी ने बात की थी वेदर कंडीशन की। हाँ बिल्कुल, वेदर कंडीशन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। वेदर कंडीशन से सप्लाई आपकी ख़राब हो सकती है। आपने फूड पांडा ऑर्डर किया, लेकिन बारिश हो गई तो फूड पांडा वाला आ ही नहीं सकता। वो नहीं आ सकता, सप्लाई लिमिटेड हो गई, सप्लाई पहुंच ही नहीं सकी आप तक। या वेदर कंडीशन अगर हम बहुत ही ड्रास्टिक कर लें तो सब कुछ ही बिल्कुल एक पॉज पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि सप्लाई में और कोई फैक्टर आपके ध्यान में है दैट कैन अफेक्ट, एनी फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सप्लाई? इन चारों के अलावा एनी फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सप्लाई? डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज, हाँ ये कह सकते हैं। डीमोटिवेटेड ना बोलेंगे हम उससे बेहतर ये बोल लेंगे कि आपके मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। मतलब हम उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी का मतलब है ये एक ये बता रहे कि अवेलेबल है या नहीं, दोनों चीज़ हो सकती हैं। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हैं कि मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कर, आप लिख सकते हैं बिल्कुल। मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कफोर्स ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। मोटिवेशन ज़्यादा होगी वर्कर्स की, सप्लाई ज़्यादा होगी, मोटिवेशन कम होगी, सप्लाई कम होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो जैसे जिस तरह हमने बात की थी डिमांड के वक्त कि देयर आर अनलिमिटेड फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर डिमांड, सिमिलरली देयर आर अनलिमिटेड फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर सप्लाई। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली वो जो फैक्टर्स हम बाहर से लेके आएंगे, जैसे कि अगर हमने बात की कोरोना वायरस आ गया और बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई जो लिमिटेड हो गई, लेकिन वो सप्लाई लिमिटेड इसीलिए हुई क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लिमिटेड हो गई। फैक्टर्स समझ रहे हैं, वो जो जितने हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाएंगे वो नॉर्मली इनके अंदर ही लाइन करेंगे, या हम चाहें तो कोई अलग से दिखा सकते हैं। वेदर कंडीशन भी जो है एक तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स को ही इफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। और वर्क फोर्स अपने आप में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वर्क फोर्स भी अवेलेबिलिटी से ही ताल्लुक रख रहा है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा अवेलेबल होंगे वर्कर्स, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इन पांच के ऊपर इन प्रोमिनेंट पॉइंट्स पे रुक सकते हैं। डिस्कशन का मकसद सिर्फ यही है कि हमें समझ में आए कि किस तरीके से कोई भी फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज़? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जी बाकी लोग, हसनैन भाई, हसान, तहा, हसान, आप तो बिल्कुल ही मेहमान है हमारे, कभी आते हैं कभी नहीं। अशर, सकीना, अहमद सही है, रेगुलर हो गए। अनुषा, ठीक है। ओके देन। अच्छा एक लास्ट चीज जो एक फैक्टर हमने नहीं लिखा था वो जरा मैं ऐड कर दूं और फिर उसको भी हम समझाएंगे एग्जैक्टली।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स से मुराद क्या है? जिस तरह वहां पे हमने बात की सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रोड्यूसर। अगर कोई और गुड जो कि सेम प्रोड्यूसर बना रहा है, उसकी प्राइस में चेंज आने से क्या आपकी आउटपुट में इफेक्ट आएगा, आपकी सप्लाई में इफेक्ट आएगा? द आंसर इज यस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बोले पेप्सी जो है वो पेप्सी कोला भी बना रही है और पेप्सी साथ में लेज भी बना रही है, तो अगर वो दोनों चीजें एक साथ बना रही है और एक की प्राइस बढ़ रही है, तो वो अपनी रिसोर्सेज एक की तरफ ज्यादा एक एक सेकंड वेट करेगा, एक सेकंड। जी, हम लोग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल भी आ जाएंगे सारे। टाइम टेकन सर टू प्रोड्यूस समथिंग। जी जी। सही तो ये है ना सर, कंपनी कोई दो चीजें बना रही है, जस्ट जैसे हम्म। परफ्यूम है, एक जैस्मीन बना रही है, तो एक रोज का कोई परफ्यूम बना रही है। ठीक है तो ठीक है। रोज ज्यादा बना रही है और जैस्मीन वाला परफ्यूम कम बना रही है, तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी। हाँ, इसके ये ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं ना, इसका केस करेंगे आज इंशाल्लाह। ये बिल्कुल यही वाले केस की बात कर रहे हैं। और आप लोग जो कह रहे हैं हमजा, सही है, रॉ मटेरियल तो चला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। टाइम जो टेकन है ना, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स में आ गया एक तरीके से। आप सही कह रहे हैं, टाइम को मैं अलग पॉइंट बना सकता हूँ, बिल्कुल मैं बनाता था पहले, लेकिन अब मैं खुद रुक गया हूँ क्योंकि वो टाइम को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ इलास्टिसिटी के वक्त। लेकिन आप सही, लेकिन टाइम भी जो है वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। कंपटीशन बिटवीन फर्म्स अफेक्ट करेगा सप्लाई को या नहीं करेगा? कंपटीशन बिटवीन फर्म्स अफेक्ट करेगा डिमांड को, कंज्यूमर्स को। हाँ, लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उसकी वजह से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, जो कि हमने स्ट्रेटजीज पढ़नी है सारी A2 में इंशाल्लाह, तो हाँ, सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन नॉर्मली हम कंपटीशन जो है वो हम उसका ताल्लुक बनाते हैं डिमांड से। ठीक है ना। एक मिनट वेट करेगा। ओके, तो हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेम प्रोड्यूसर। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दी जैस्मिन या रोज की, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ही फैक्ट्री है जैसे फॉर एग्जांपल, और इस फैक्ट्री में मैं दिन में 500 बॉटल्स बना सकता हूँ परफ्यूम्स की, उनमें से मैं 200 जैस्मिन बना रहा हूँ और 300 जो है मैं रोज बना रहा हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ जैस्मिन बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो मुझे पता है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ जैस्मिन मुझे बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज ये लॉ ऑफ सप्लाई है और मैं खुद बढ़ाऊंगा, शौक से बढ़ाऊंगा। जब मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अब फैक्ट्री में ना ये ऐसा तो नहीं है मैं जितनी चाहे बॉटल्स बना लूं, फैक्ट्री में एक लिमिट होगी ना आउटपुट की। फैक्ट्री में एक आउटपुट की लिमिट है, तो अगर आउटपुट की लिमिट 500 ही है और मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन बढ़ाऊं, तो उसको बढ़ाने के लिए इवेंचुअली मुझे सप्लाई ऑफ रोज कम करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो सप्लाई ऑफ रोज के लिए प्राइस ऑफ अदर गुड जैस्मिन प्रोड्यूस बाय द सेम प्रोड्यूसर एक्टेड एज अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई ये चीज? अगर मेरे पास टोटल 500 की कैपेसिटी है और मैं दो चीजें डिफरेंट बना रहा हूँ, जैस्मिन और रोज बना रहा हूँ, प्राइस ऑफ जैस्मिन बढ़ गई तो मैं जैस्मिन की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। सही है, इसको मैंने 200 से 250 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब टोटल मैं 500 ही बना सकता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी जो मैं 300 रोज बना रहा था उससे कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास लिमिटेड फैक्टर्स हैं, स्कार्सिटी है, आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो एक लिमिटेड आउटपुट आप बना सकते हैं, उसी आउटपुट में हमने डिवाइड किया हुआ दो दो डिफरेंट गुड्स को या 10 डिफरेंट गुड्स को। तो अदर गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेम प्रोड्यूसर जो है वो भी इफेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई को,
उनकी जब प्राइस में चेंज आएगा तो प्रोड्यूसर सोचेगा यार मैं इसको ज्यादा ना बना लूं, इसको कम कर देता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली एम क्या है प्रोड्यूसर का, इवेंचुअली तो उसमें प्रॉफिट ही कमाना है ना। ठीक हो गया। सर और एक जी 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 सर मैं कह रहा हूँ उसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर हम क्वांटिटी कम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो डिमांड था ना यार, ये सप्लाई है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर कर रहा है, बताया था सर ना, क्योंकि मैंने कहा कि ये सबसे जी 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 सर क्योंकि प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, अगर जैसे अगर वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। बनाता है। प्राइस बढ़ने से क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है ना, अभी हम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। मैंने जब भी बार बार क्लियर कर रहा हूँ, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचे, प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर चाहेगा मैं ज्यादा बेचूं। ओके ठीक है ना, उसको तो प्रॉफिट कमाना है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है ना। अच्छा हाँ फाइनली ठीक है। रिलेटेड गुड्स में दो चीजें थी, एक तो ये हो गया जो हमने कर लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, जॉइंटली सप्लाइड गुड्स। जॉइंटली सप्लाइड गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि इसके अंडर क्या चीजें आएंगी, इसके अंडर अगर हम बात कर रहे हैं, हम हर्डिंग कर रहे हैं काउस की, बफेलोस की, तो वहां से हमारे पास मीट भी आ रहा है, और फॉर एग्जांपल उनकी जो स्किन आ रही है वो भी आ रही है, जिससे हाइड्स बनती हैं। ठीक है, तो वो एक ही जानवर से मीट भी मिल रहा है और हाइड्स भी मिल रही हैं। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल मीट मीट की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस ऑफ मीट बढ़ रही है, जिस वजह से क्वांटिटी सप्लाइड मीट की अब आपने बढ़ानी है, तो आप ज्यादा जानवर को लिटा रहे होंगे, बोले चलो भाई जबा करें, उस वक्त ऑब्वियसली आपको सप्लाई ऑफ हाइट्स भी बढ़ती हुई दिखेगी, बिकॉज मोर हाइट्स अवेलेबल है, बिकॉज दीज गुड्स आर जॉइंटली सप्लाइड। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे ना, वो जॉइंटली डिमांडेड थे, ये जॉइंटली सप्लाइड है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एक दूसरे को, लेकिन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो एक साथ ही प्रोड्यूस करेगा इन दोनों को। ये बात समझ में आ गई सारी? तो ओके लिख के भेजने, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। ओके ठीक है। तो these are the factors affecting supply, वो हमने देखी, इस फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वेदर कंडीशंस, मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हमने दो में डिवाइड किया फर्दर। अदर गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेम प्रोड्यूसर, ये डिफरेंट चीज है, जिसमें हमने जैस्मिन और रोज की एग्जांपल की यहाँ पे, और जहाँ पे हमने मीट और हाइट्स की एग्जांपल की। ठीक है ना, मीट और स्किन से जो हाइट्स बन रही है। तो इसमें पता है अगर मीट की प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड मीट की बढ़ेगी, और ऑब्वियसली अगर आप मीट ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो आप हाइट की सप्लाई ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल्स हम और देखेंगे, और उससे पहले बेसिक्स कर लेते हैं, कुछ केसेस देखते हैं। केस ठीक है भाई, केस 3, केस 1 और 2 हमने सिर्फ सप्लाई में प्राइस बढ़ाई थी या कम की थी। केस 3 में हम ये करते हैं कि हम ये बोलते हैं गवर्नमेंट increased the minimum wage for workers in पाकिस्तान कर लें या कहीं भी, ठीक है, या एक काम करें पाकिस्तान से बेहतर है बस वर्कर्स कर लें, और या इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर लें। अच्छा उससे पहले, अच्छा बीच में कोई भी वर्ड ऐसा आता होगा जो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बताता रहूंगा। इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्री? दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स बिफोर, और एनीवन, वो मुझे बता दें इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्री? same level of
बिजनेसेस, सेम लेवल ऑफ बिजनेसेस एक जगह बिजनेस कर रहे हो, मतलब एक जगह नहीं, मतलब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज उनकी होंगी, जितनी भी कपड़े बनाने वाली कोई इंडस्ट्रीज होंगी, सारी इंडस्ट्रीज उनकी होंगी। इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। हाँ प्रोडक्शन बिल्कुल एरिया, बिल्कुल हम, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? जहाँ पर प्रोडक्शन होती है वो इंडस्ट्री है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये लेमन लैंग्वेज में हम नॉर्मली ये कहते हैं। अच्छा वो मैंने पूछ लिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं आप। हम नॉर्मली ये कहते हैं, लेकिन ये गलत है। इंडस्ट्री और फैक्ट्री में फर्क है ना हमारे लिए। जहाँ प्रोडक्शन होती है वो फैक्ट्री है, वो इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिख दूं। इंडस्ट्री एक बड़ा वर्ड है हमारे लिए। इंडस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्म्स का मतलब पता है ना अब तो क्या होता है? फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स कैसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में? फर्म्स कैसे कहते हैं, ये तो बताओ। चैट आ रही है। bunch of factories producing same thing, Abdul Aziz? Not exactly, not exactly. Production house नहीं, गलत है। फर्म्स का मतलब क्या है? हमारा बिजनेस, ठीक है ना, ये तो हमें पता है ना होपफुली, इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं कर रहा। किसी भी बिजनेस को हम फर्म कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में जब आप देखेंगे तो एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी, लेकिन हमारे लिए एक फर्म कोई भी बिजनेस है, उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में फर्म कहते हैं। ठीक है, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में हम बोले फॉर एग्जाम्पल 5,000 चाय वाले हैं, अज्यूमिंग 5,000 चाय वाले हैं, तो वो सारे चाय वाले क्योंकि सिमिलर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलर गुड ना जो कि चाय प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के टोटल क्या बनेगी? वो बनेगी चाय इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? या हम बोले पाकिस्तान में 5 जो है वो बड़ी टेलीकम्युनिकेशन की फर्म्स हैं, तो उन पांचों टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स को मिला के क्या बनेगी? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ऑल द फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर गुड, वो सब इसमें ऐड होगा। तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जितनी सारी फर्म्स टेक्सटाइल में प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सबको मिला के हम बोलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं है। बात समझ में आ गई? ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर थिंग्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि मिनिमम वेज लग रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स पे, तो पूरी पाकिस्तान में जितनी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, उन सब में जितने भी वर्कर्स हैं, ये लॉ उन सब के ऊपर लग रहा है। ये चीज समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछा? अच्छा, किसी ने बोला था कंपनीज नहीं, फर्म्स को हम कंपनीज भी नहीं कहते। कंपनी भी बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक वर्ड है। हर फर्म को हम कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है, हर बिजनेस को हम फर्म कह सकते हैं, लेकिन हर फर्म को हम कंपनी नहीं कह सकते। कंपनी आप पढ़ेंगे अभी बिजनेस स्टडीज में, लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और बहुत सारी चीजें। तो ये ना इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है। जो जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ वही वर्ड्स यूज करने हैं आपने। ठीक हो गया? मूविंग ऑन। अच्छा, हो गया, ये केस है हमारा। केस में हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम वेज बढ़ा दें वर्कर्स की। क्या होगा इससे? जो आप मिनिमम पे सप्लाई करते कम हैं हो वर्कर्स को, वो जाएगी, बढ़ा दें। क्या होगा इससे? सप्लाई सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी। उससे पहले क्या होगा? बढ़ जाएगी। हाँ, इवेंचुअली यही होगा, लेकिन होगा क्या? किस चीज की? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। वेजेस बढ़ जाएंगी ना आपको, अब आपको ज्यादा पे करने हैं वर्कर्स को। वे, वेजेस बढ़ गई। सप्लाई कहाँ जाएगी? राइट पे, लेफ्ट पे? सर लेफ्ट पे डिक्रीज होगी तो नहीं नहीं, लेफ्ट कोई पे भी चीज जब जाएगी। कम होती है तो वो लेफ्ट पे इन जाती है, बिल्कुल ठीक। इनिशियल सप्लाई बना दे। सप्लाई कम करनी है हमने, सप्लाई कम, इस सबको समझ में आ रहा है कम क्यों करनी है? क्योंकि मिनिमम वेज बढ़ रही है, मिनिमम वेज बढ़ने की वजह से सैलरी ज्यादा आपको पे करनी है, वेजेस ज्यादा पे करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई हमेशा कम होगी, ये हमने पहले स्टेब्लिश कर लिया। ठीक हो गया? तो सप्लाई कम कर देते हैं। अच्छा,
इससे पहले बेहतर है कि आपको जो हम तरीकेकार यूज क्वांटिटी दिखा रहे हैं, पी नॉट प्राइस थी, क्यू नॉट क्वांटिटी थी। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मिनिमम वेज बढ़ाओ। मिनिमम वेज बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई तो उसी प्राइस पे, प्राइस चेंज नहीं हुई, उसी प्राइस पे वर्कर्स जो हैं दे आर विलिंग एंड एबल टू, सॉरी वर्कर्स नहीं, प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई अ लेसर क्वांटिटी। ये ग्राफ समझ में आया बेटा? कोई मसला इसमें तो पूछ लो, क्लियर तो बता दो। मिनिमम वेज बढ़ गई, गवर्नमेंट अब जबरदस्त, देखो ना मैं इसे, ये दोनों फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रही है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इफेक्ट हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनी मिनिमम वेज की और उस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगी सप्लाई कम होगी। कोई कंफ्यूजन सर पूछ लो। सर ये जो जी गवर्नमेंट पॉलिसीज है इसके अंदर आपने सब्सिडीज ऐड नहीं करवाई, हालांकि वो तो अफेक्ट करती है सप्लाई को। यार देखो ना, अभी अभी सब्सिडी मुझे भी नहीं पता क्या होती है, तुम्हें भी नहीं पता कि होना चाहिए क्या होती है, किसी को नहीं पता क्या होती है। टैक्स मैंने पॉलिसी लिख दिया ना, वो इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस के आगे आप सब्सिडी लिख दें, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग और फायदा नहीं है, और मैं अभी सब्सिडी को समझाऊंगा नहीं। सब्सिडी में समझाऊंगा जब सब्सिडी का टॉपिक आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, सब्सिडी ऑब्वियसली विल अफेक्ट सप्लाई। सब्सिडी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन इस पॉलिसी को अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं उन चीजों को कि हम डिमांड सप्लाई के ग्राफ को कैसे शिफ्ट करेंगे, सप्लाई और डिमांड ब्रॉडली स्पीकिंग किन चीजों की वजह से इफेक्ट होगी वो हमें समझ में आ जाए। जो उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो ऑब्वियसली हमें पढ़नी तो है, लेकिन वो हम जब उसका चैप्टर आएगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, तो वो हम टैक्सेस सब्सिडी सुकून से पढ़ेंगे उस वक्त। ठीक है ना? तो अभी पढ़ने का फायदा नहीं है, अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ओके, बेस्ट है। तो ठीक है, मिनिमम वेज समझ में आ गई हमें। सिमिलरली काम करते हैं, केस 4 में ही करते हैं कि हम ये करते हैं कि टेक्सटाइल वर्कर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात ही कर लेते हैं। have decided, या deciding को छोड़ो, they have gone on a strike। इसी वजह से उनका फड्डा हो गया मैनेजमेंट से, और वर्कर्स ने कहा हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे। क्या होगा? सप्लाई पूरी रुक जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? कम हो हो जाएगी। जाएगी। कम हो जाएगी ना, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस। इनिशियल सप्लाई दिखाएं अपवर्ड स्लोपिंग, उस पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइस दिखाएं। पी नॉट जब प्राइस है, क्यू नॉट क्वांटिटी है। फिर आप सप्लाई को शिफ्ट करते हैं, सप्लाई जब भी ऐसे कम होगी कॉस्ट लेफ्ट पे बढ़ेगी आएगी। प्रोडक्शन की। इससे इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी, तुम बताओ? बढ़ जाएगी। इससे इफेक्ट क्या चीज हो रही है? सर इससे कॉस्ट ऑफ इफेक्ट जो हो रही प्रोडक्शन, है ना, वो हो रही है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो रही है, अब वर्कर अवेलेबल ही नहीं है काम करने को। ठीक है, अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है कम होगी, तो अब इसकी ना जो एक्चुअल आंसर है वो ये है कि टोटल कॉस्ट तो आपकी कम हो रही होगी, क्योंकि आप अगर वेजेस पे ही नहीं कर रहे, आप डेली वेजेस पे करते थे वर्कर्स को, वर्कर्स आए नहीं, आपने पे नहीं किया किसी को कुछ, तो सही है, आपकी वेजेस बच गई, आपने दिया ही नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होगी। एवरेज कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट वेट टू में आएगा, सवाल तुमने थोड़ा जल्दी पूछ लिया लेकिन ठीक है। टोटल कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप एवरेज, आप जो है वेजेस पे नहीं कर रहे, उस दिन की वेजेस बच गई हैं आपकी। ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज एक एक यूनिट जो आपने बनाया उसको महंगा पड़ रहा होगा। और टोटल कॉस्ट कम होना तब अच्छा है जब आउटपुट बढ़ रहा हो। अगर आउटपुट भी कम हो रहा है तो फायदा क्या? अभी तो आउटपुट भी कम हो गया ना हमारा, क्योंकि वर्कर चले गए स्ट्राइक पे, तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाए। टोटल कॉस्ट कम होना सिर्फ तब आपको अच्छा लगेगा जब आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है। अगर साइमल्टेनियसली आउटपुट भी कम हो रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, फायदा नहीं है आपको प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक हो गया। तो अगर सर जी जी सर अगर वर्कर स्ट्राइक पर हैं तो फिर तो कुछ भी प्रोड्यूस होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। तो फिर हम ठीक है। बिल्कुल ग्राफ को चिपका के ना बना दें ताकि क्वांटिटी जीरो हो जाए बिल्कुल। क्या बात है, ये भी ठीक है। हम एक काम करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सर लेकिन क्वांटिटी बैकअप जीरो ना हो जाए। सर हाँ हाँ, बोले बोले। बैकअप पे भी तो कोई सप्लाई रखी होगी ना, जरूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। दोनों सही बातें कर रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। सर, और यही लेकिन हम बात हाँ बोलो 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 हम बोलो। बात तो प्रोडक्शन की कर रहे हैं ना, हम बात ये थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे पास कितना स्टोर है। हम तो बात ये कर रहे हैं आज के दिन प्रोड्यूस क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वर्कर्स ही नॉट नहीं है। एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो, हम ये बात नहीं कर रहे आज के दिन प्रोड्यूस क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं हम कितना एबल एंड विलिंग टू सप्लाई है। वो जरूरी नहीं कि हम प्रोड्यूस करके ही बेचेंगे, जरूरी नहीं है कि वो स्टोर नहीं होया हुआ, जरूरी नहीं है कि हम किसी और से लेके नहीं बेच सकते। उसमें सारी कहानी आ सकती है। आपने थर्ड पार्टी से लेके आगे बेच दिया, आपके पास स्टोर किया हुआ था, उससे भी सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज और इकोनॉमिक्स की खूबसूरती यही कि हम सारी पॉसिबिलिटीज को एंटरटेन कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सप्लाई जीरो हो जाएगी, ये भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एवरी आंसर, ऑलमोस्ट ऑल आंसर इन इकोनॉमिक्स आर जस्टिफाइबल। सही है ना? गिवन द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि सप्लाई जीरो भी हो सकती है, लेकिन वो भी सही कह रही है आपके पास स्टोर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करते रहना है। आंसर्स में भी हम यही काम करेंगे, हम अपनी पॉसिबिलिटीज के ऊपर आंसर लिखेंगे। बात समझ में आ रही? केस हमें जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाहर नहीं जाएंगे, उसके बाहर हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आपने सप्लाई कम करनी है, आप कम कर दें। सप्लाई जीरो करने का मतलब ये होगा कि मैं सप्लाई कर जो है ना, वो यहाँ पे इसके जो वाई एक्सिस के ऊपर बना दूं पैरेलल, या मैं सप्लाई गायब कर दूं, ये बना दूं S1। अच्छा, सप्लाई वर्टिकल कब होती है, क्यों होती है, वो अभी आप रहने दें, वो समझने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन अच्छा पॉइंट था आपने, बिल्कुल ठीक है। सर एक दफा केस 4 का ग्राफ दिखा दें। केस 4 में ये सिंपल, सप्लाई कम करनी है बस। केस 4 और केस 3 का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनाया हमने, सप्लाई कम किया। इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों ग्राफ्स में। हाँ, लाइन थोड़ी आपको लग रहा होगा ये पैरेलल है नॉन पैरेलल है, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना, ए लेवल्स में नहीं पड़ता। आपने सिंपल अपना काम करना है, सप्लाई कम करके दिखानी है, पैरेलल होना जरूरी नहीं है। एक केस और कर ले। ओके, केस 5। केस 5 में हम ये कर लेते हैं कि हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज डिक्रीज्ड। आपका जो रॉ मटेरियल था, इस केस में अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल कॉटन या कोई भी, उसकी प्राइस कम हो गई है, क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, कम होगी? जी, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी ना। सर बढ़ सप्लाई जाएगी, बढ़ बिल्कुल जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी कम होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इनिशियल सप्लाई कर दिखाना है, आपने इनिशियल प्राइस दिखानी है, इनिशियल प्राइस पे इनिशियल क्वांटिटी दिखानी है। ये तो इनिशियल केस हो गया। अब चेंज दिखाना है, हुआ क्या? रॉ मटेरियल आउटवर्ड। महंगे सस्ते होने की वजह से आउटपुट बढ़ गया, सप्लाई आउटवर्ड हो गई, बिल्कुल राइट पे जाएगी। जब भी जो चीज बढ़ेगी राइट पे जाएगी। डिमांड भी बढ़ती थी तो राइट पे जाती थी, सप्लाई बढ़ेगी राइट पे जाएगी। तो उसी प्राइस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज? कोई मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, हम क्लास खत्म कर रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो। ओके, बाकी लोग?
ठीक है भाई, क्लास एंड कर रहे हैं हम। हो गया, अल्लाह हाफिज।